हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारी चर्चा का विषय होगा जूलियस काम्बर्गे नेरेरे के राजनीतिक विचारों के विषय में। जूलियस नेरेरे एक अफ्रीकी नेता है, राजनीतिज्ञ है और अफ्रीकी देश तंजानिया के पहले राष्ट्रपति हैं। नेरेरे को अफ्रीकी एकता के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है, यानी भारतीय राजनीति में जो स्थान महात्मा गांधी का है, वही स्थान अफ्रीकी राजनीति में जूलियस नेरेरे का माना जाता है। हम सब ये जानते हैं कि एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देश उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं। ब्रिटेन जैसे देश ने इन दोनों महाद्वीपों के बहुत सारे राष्ट्रों में अपने उपनिवेश स्थापित किए और धीरे धीरे इन देशों की जनता अपनी गुलाम स्थिति के प्रति जागरूक हुई और उसकी इस जागरूकता को कामयाब बनाने में कुछ नेताओं, कुछ बुद्धिजीवियों, कुछ राजनयिकों का बड़ा योगदान रहा है। आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के जन आंदोलनों के बारे में जाना है, समझा है। वैसे ही अफ्रीकी महाद्वीप में बहुत सारे देशों में बहुत सारे स्थानीय नेता उभर कर सामने आए हैं, जिन्होंने जनता को नेतृत्व प्रदान किया और कालांतर में ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। जूलियस नेरेरे ऐसे ही नेताओं में से एक हैं, जिनको अफ्रीकन यूनिटी का, अफ्रीकी एकता का प्रतीक माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्र को गुलामी से मुक्त कराना ही उनका लक्ष्य रहा हो, बल्कि इन सभी ने एक ऐसे समाज की कल्पना भी की जो समाज न्याय पर आधारित हो, समानता पर आधारित हो, चाहे वो गांधी रहे हो या नेरेरे रहे। गांधी ने जहां राम राज्य की धारणा प्रस्तुत की कि भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, ग्राम स्वराज्य पर आधारित, अहिंसापूर्ण और विकेंद्रित सत्ता पर आधारित राम राज्य की कल्पना उन्होंने की थी, वैसे ही जूलियस नेरेरे जैसे नेता ने अफ्रीका के लिए उजमा की विचारधारा दी। उजमा यानी परिवारवाद, फैमिलीहुड। नेरेरे क्या मानते थे कि संपूर्ण देश एक परिवार की तरह है और एक परिवार में जैसे सभी सदस्यों का डेवलपमेंट वांछित होता है, सभी सदस्यों के हितों की पूर्ति वांछित होती है, वैसे ही एक राष्ट्र में सभी नागरिकों के हितों की पूर्ति की जानी चाहिए। सभी नागरिकों में आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि अफ्रीका इतिहास में प्रजातिगत विभेद के लिए प्रसिद्ध रहा है, यानी जितनी भी बाहरी सत्ताएं वहां गईं, उन्होंने अफ्रीकी लोगों के साथ इसलिए अच्छा बर्ताव नहीं किया क्योंकि वो एक खास प्रजाति से संबंधित थे और उनकी त्वचा का रंग काला था। रंग भेद का शिकार हुए, वो प्रजातिगत भेद का शिकार हुए। तो नेरेरे एक अफ्रीकी नेता के रूप में जब एक राष्ट्र की कल्पना करते हैं, ब्रिटिश गुलामी से मुक्त राष्ट्र की कल्पना, तो वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो इस तरह के भेद से मुक्त होगा, जो एक न्यायपूर्ण समाज होगा और जो एक समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज होगा। ऐसा समाज जिसमें लोगों के आपसी संबंध परस्पर कर्तव्य भावना पर आधारित होंगे।
अधिकार तो सबको उपलब्ध होंगे ही व्यक्ति के रूप में, लेकिन ये अधिकार सभी को उपलब्ध हो सके, इसके लिए जरूरी होगा कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य पर भी जोर दे। तो इस तरह से न्येरेरे जो है वो एक ऐसे नेता है अफ्रीका के जो एक न्यायपूर्ण अफ्रीकी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। और जब वो तंजानिया जैसे देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो अपनी उजमा की विचारधारा के अनुसार अरुषा डिक्लेरेशन के तहत, अरुषा घोषणा पत्र के तहत समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप सब ये भी जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए एक आकर्षक विचारधारा रही है। और जहां कहीं भी गरीबी, विभेद, विषमता, शोषण ये रहा है, वहां वहां समाजवाद की स्थापना की चेष्टा की गई है, प्रयास किए गए हैं नाना तरीकों से। और इस संबंध में सभी आकर्षित रहे हैं मार्क्सवादी समाजवाद की तरफ। तो मार्क्सवादी समाजवाद भी एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो समानता पर आधारित होगा, जिसमें आर्थिक विभेद नहीं होंगे और जो मानवीय मूल्यों पर आधारित होगा। तो अफ्रीका जैसे स्थान के लिए, खासतौर से तंजानिया जैसे देश के लिए, न्येरेरे ने एक ऐसे ही समाजवादी समाज की कल्पना की। हालांकि जैसा कि सभी समाजवादी शासकों पर आरोप लगाया जाता है, न्येरेरे पर भी इस बात का आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना के लिए दमन के तरीकों का प्रयोग किया। रूस में, चीन में जिस समाजवादी राज्य की स्थापना की गई, वहां हमने ये देखा कि एक पार्टी के नेतृत्व में, साम्यवादी दल के नेतृत्व में राष्ट्र की पूरी संपत्ति पर अधिकार कर लिया गया और उस दल के नेतृत्व में ही समाजवादी विचारधारा को एक तरीके से सभी पर थोपने की कोशिश की गई, जबरदस्ती समानता लाने की कोशिश की गई। तो जहां भी जबरदस्ती होगी वहां पर दमन का भाव आएगा ही, और जो दमन होता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी होता है। हायक जैसे नव उदारवादी विचारक दमन के अभाव को ही स्वतंत्रता का नाम देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि समाजवादियों पर यह जो आरोप लगाया जाता है कि उनका जो तरीका होता है वो दमन का होता है, एक दल के वर्चस्व की स्थापना करने वाला होता है, ये आरोप न्येरेरे पर भी लगाया गया। यानी उन पर भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक पार्टी के नेतृत्व में तंजानिया जैसे देश में जिस समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा, उसके लिए कार्य किया, उसमें कहीं ना कहीं दमन का भाव था, जबरदस्ती का भाव था। एक तरीके से सर्वाधिकारवादी शासन की स्थापना उनके द्वारा की गई। एक तानाशाह के रूप में उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जो नीतियां अपनाई वो एक तानाशाही नीतियां थी। लेकिन जब हम गहराई से, निष्पक्ष भाव से न्येरेरे के कृत्यों का, उनकी कार्यशैली का विश्लेषण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वास्तव में न्येरेरे ने एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया जो जनतांत्रिक मूल्यों को, आदर्शों को प्रोत्साहित करने वाली थी। कैसे? उन्होंने स्वेच्छापूर्वक राजनीतिक पद का त्याग किया और 1992 में हम देखते हैं कि तंजानिया जैसे देश में वो बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित राजनीति की शुरुआत करते दिखाई देते हैं। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि न्येरेरे के लिए सत्ता अंतिम लक्ष्य नहीं था,
गांधी ने तो खैर सत्ता स्वीकार की ही नहीं, वो किसी राजनीतिक पद के धारक नहीं बने। नेरेरे ने भी सत्ता स्वीकार तो की, लेकिन बाद में उसका त्याग भी कर दिया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सत्ता का लोभ, शक्ति के लिए राजनीति में नहीं घुसे थे नेरेरे, बल्कि उनके जीवन का एक व्यापक राजनीतिक लक्ष्य था। और वो लक्ष्य ये था कि उपनिवेशवादी शोषण से मुक्त हुए अफ्रीका को एक न्यायपूर्ण समाज के रूप में विकसित किया जाए, और इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ये बेसिक योगदान रहा है नेरेरे का अफ्रीका के लिए, अफ्रीकी राजनीति के लिए। अब अगर हम उनके जीवन वृत्त पर थोड़ा प्रकाश डालें, नजर डालें, तो हम ये पाते हैं कि नेरेरे स्थानीय जानकी समुदाय के प्रमुख के पुत्र थे, यानी उनके पिता जानकी समुदाय के नेता थे, प्रमुख थे। और नेरेरे, इन्होंने स्वयं को रोमन कैथोलिक रूप में धर्मांतरित किया था, यानी रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया था नेरेरे ने। उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए प्रवेश करने से पहले कई सारी रोमन कैथोलिक शिक्षण संस्थाओं में पठन पाठन किया। चूंकि वो रोमन कैथोलिक बन गए थे, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा भी इन्हीं कैथोलिक शिक्षण संस्थाओं में हुई। और उनके विषय में कहा जाता है कि किसी भी ब्रिटिश विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले वो प्रथम तंजानियन नागरिक थे, यानी उनसे पहले किसी और ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं लिया था, या किसी भी अन्य ब्रिटिश विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया था। इतिहास और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद नेरेरे तंगानिका वापस लौटे। तंजानिया का जो पुराना नाम है वो तंगानिका है, बाद में इसका नाम तंजानिया किया गया। तो तंगानिका लौटकर, वापस अपने देश लौटकर नेरेरे ने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया, और शिक्षण कार्य के साथ साथ उन्होंने अपने देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति उनकी रुचि का विषय था, और एक अफ्रीकी नागरिक के रूप में उन्होंने महसूस किया कि अफ्रीका के लिए इस समय पहली जरूरत, तंजानिया के लिए पहली जरूरत उसका ब्रिटिश गुलामी से मुक्त होना है। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने तंगानिका अफ्रीकन एसोसिएशन की सदस्यता स्वीकार की, और 1950 में वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भी बन गए। बड़ी तेजी से उनका राजनीतिक कैरियर का ग्राफ आगे बढ़ा, और बहुत जल्द उन्होंने इस संगठन को एक राजनीतिक दिशा प्रदान की, और इसे तंगानिका अफ्रीकन नेशनल यूनियन के रूप में परिवर्तित कर दिया। जो अफ्रीकन एसोसिएशन था उसको अफ्रीकन नेशनल यूनियन के रूप में तब्दील करने का कार्य नेरेरे के द्वारा किया गया। उनके नेतृत्व में इस संगठन ने क्या किया? सबसे पहले इस संगठन में ने अफ्रीका में जितने भी प्रजातिगत भेद के मुद्दे उभरते थे, या नृजातीय एथनिक भेदभाव के मुद्दे सामने आते थे, उनको रिजॉल्व करता था, उनका समाधान करता था, और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों के, संघर्षों के समाधान पर इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जोर दिया गया। और साथ ही अफ्रीकन समाज में एक तरीके का जातीय सद्भाव डेवलप करने की, सामाजिक समानता प्राप्त करने की दिशा में इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कार्य किया गया। 1955 और 56 में हम देखते हैं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में
पिटीशन दाखिल करने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा की और यूएन की ट्रस्टीशिप काउंसिल में तंजानिया की ब्रिटिश गुलामी से स्वतंत्रता के लिए तिथि निर्धारण की आवाज उठाई। यानी तंजानिया की गुलामी के मुद्दे को उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में उठाया और इस बात पर अड़ गए कि ब्रिटिश सरकार ये बताए या अंतरराष्ट्रीय समुदाय ये बताए कि तंजानिया को किस तिथि को आजादी मिलेगी ब्रिटिश गुलामी से। हालांकि उस समय उनकी मांग को ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन अपने इस स्टेप से, इस कदम से वो ब्रिटिश सरकार की नजरों में आए और ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ संवाद किया। इस संवाद के कारण वो देश के एक प्रमुख राष्ट्रवादी प्रवक्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तुलना कीजिएगा कैसे भारत में ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है, भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया जाता है, वैसे ही तंजानिया राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेरेरे को मान्यता प्रदान की जब नेरेरे ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर तंजानिया की आजादी का मुद्दा उठाया। और यही नहीं, ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें तंगानिकन लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया कि आइए लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से तंजानिया की आजादी के मुद्दे पर विचार करते हैं, समस्याओं पर विचार करते हैं। इस तरीके का आमंत्रण ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया नेरेरे को। लेकिन बाद में नेरेरे ने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश सरकार का ये जो कदम है वो तंजानिया को स्वतंत्रता की राह पर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा रहा है। लिहाजा उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया और 1960 में होने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में उनके संगठन ने 71 में से 70 सीटें प्राप्त की और तंगानिका के जो ब्रिटिश गवर्नर थे उस समय, सर रिचर्ड टर्नबुल और नेरेरे के बीच पारस्परिक विश्वास इस कदर बढ़ा, तंगानिका शीघ्र ही स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। सितंबर 1960 में तंगानिका ने उत्तरदायी स्वशासन की प्राप्ति की और उस समय नेरेरे तंगानिका के पहले मुख्यमंत्री बने। अंत में 9 दिसंबर 1961 को तंगानिका आजाद हुआ और नेरेरे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। हालांकि अगले ही महीने उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वो अपना पूरा समय अफ्रीकी एकता के लिए लगाना चाहते थे और इस संबंध में उन्होंने अपने विचारों को लिखित रूप देने का निश्चय किया। इस संबंध में उनका एक प्रमुख पत्र उज़मा फैमिलीहुड प्रकाशित हुआ, द बेसिस फॉर अफ्रीकन सोशलिज्म। ये इस पत्र का नाम था, उज़मा द बेसिस फॉर अफ्रीकन सोशलिज्म। और ये जो पत्र था वो 1967 में जो अरुषा घोषणा पत्र जारी किया गया राष्ट्र के निर्माण के लिए। ये अरुषा घोषणा पत्र क्या था? इस घोषणा पत्र के माध्यम से देश को समाजवाद की राह पर आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और इसके लिए जितनी मेजर इंडस्ट्रीज थी तंजानिया में, उद्योग थे, आधारभूत उद्योग थे और जितनी भी पब्लिक सर्विसेज थी, लोक सेवाएं थी, उन सबका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी इन सब पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया गया। राज्य की देखरेख में इन इंडस्ट्रीज का संचालन करने का निर्णय लिया गया
और जो पब्लिक सर्विसेज थी वो भी राज्य के नियंत्रण के अधीन की गई। ये कदम देश को समाजवाद की दिशा में आगे ले जाने के लिए उठाया गया था, क्योंकि समाजवाद की ये मान्यता है कि जितनी भी राष्ट्र की संपत्ति है उस पर राज्य का, सरकार का अधिकार होना चाहिए, और सरकार ये अधिकार नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करती है। एक बार जब राष्ट्र की संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता है, फिर वो जस्टिफाइड वे में, न्यायपूर्ण तरीके से, समानता के आधार पर लोगों के मध्य उस संपत्ति का वितरण करती है, ताकि किसी भी तरह की विषमता, आर्थिक विषमता सामने ना आने पाए, क्योंकि ये आर्थिक विषमता ही शोषण को जन्म देती है, अन्याय को जन्म देती है। तो इस तरह से जो अरुषा घोषणा पत्र था, जो तंजानिया को समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ाने का एक प्रमुख प्रयास था, वो इस पत्र पर आधारित था। वो पत्र जो नेरेरे के द्वारा प्रकाशित किया गया था, उज़्मा, द बेसिस फॉर अफ्रीकन सोशलिज्म, यानी अफ्रीकी समाजवाद का निर्माण फैमिलीहुड के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण समाज को एक परिवार के रूप में समझा जाएगा, उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, ताकि सभी एक साथ एक परिवार के रूप में डेवलप हो सके और सब में एक बंधुता का भाव विकसित हो सके, बजाय प्रजातिगत या निर्जातीय भेद के, घृणा के, संघर्ष के। एक भ्रातृत्व भाव पर आधारित अफ्रीकी समाज का निर्माण होगा, ऐसा घोषित किया गया इस पत्र के माध्यम से, और जिसे अमली जामा पहनाया गया अरुषा घोषणा पत्र के माध्यम से। 1962 में जब तंगानिका एक गणराज्य बना, तो नेरेरे उसके प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति हुए, और 1964 में जब तंगानिका का नाम बदलकर यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया रखा गया, तो उस समय तंजानिया के पहले राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे बने। ये था संक्षेप में परिचय जूलियस नेरेरे का, उनके राजनीतिक जीवन का और अफ्रीकी एकता में उनके योगदान का। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि नेरेरे के राजनीतिक विचार क्या है।